सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिकल क्लासेस। और केमिकल काइनेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, उन्हें कैसे मेजर किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, उन्हें कैसे मेजर किया जाता है, काइंड ऑफ चीज़ों के बारे में जो कि बहुत बेसिक होती है और हमें आगे इस चैप्टर को पढ़ने में हेल्प मिलेंगी। उन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था। और उसके अलावा हमने लॉज ऑफ जो रेट के लॉज है उनके बारे में भी हमने पढ़ा था, जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ वगैरह जो भी थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और थोड़ा बहुत हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना था। अब उसके बाद मेन चीज़ आती है कि हमने अभी तक जो भी रेट लॉज पढ़े हैं वो हमने पढ़े हैं डिफरेंशियल रेट लॉज। डिफरेंशियल रेट लॉज क्या होता है कि जो भी आपकी रेट की इक्वेशन है वो डिफरेंशिएशन की टर्म में निकालते हैं। जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन है ए कन्वर्टिंग इनटू बी, तो उसमें जो रेट आएगी वो रेट आ रही थी हमारी -k dA अपॉन dt कन्वर्टिंग इनटू dV अपॉन dt। तो ये था डिफरेंशियल रेट लॉ। ये था हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ। अब हम बात करने वाले हैं आगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो अब सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ये था। तो इसका सबसे सही जो जवाब होता है वो ये होता है कि ये जो क्वांटिटीज़ आपको दिख रही है यहाँ पर, जैसे कि हो गई ये DA हो गया, या फिर ये हो गया DB हो गया आपका, या फिर ये हो गया DT हो गया, तो ये क्या होती है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ होती है। ये होती है स्मॉल क्वांटिटीज़। और हाँ, मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स मैं आप लेक्चर 1 के भी अपडेट कर दूंगा और लेक्चर 2 के भी बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा। हाँ, तो ये क्या होती है, ये होती है स्मॉल क्वांटिटीज़। तो स्मॉल क्वांटिटीज़ क्या होती है कि इनको एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटली कांट डिटरमाइन। तो ये बेसिक चीज़ थी कि हम इनको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अगर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं से इन्हें निकालना पड़ेगा। तो उस निकालने के लिए हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। और एडिशन हमारा होता है इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो इसलिए हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ की ज़रूरत पड़ी। इंटीग्रेशन, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी थी इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्योंकि ये हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ को भी मेज़र करने में हेल्प करता है। तो अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। तो अब सबसे पहली बात आती है कि हमने जो अभी तक लिखा है रेट किस फॉर्म में लिखी थी। तो रेट का जो हमारा रेट होती है हमारी यहाँ पर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। जैसा कि हम यहाँ पर ऊपर जो ये लिखा हुआ है यहाँ से देख सकते हैं रेट के फॉर्मूले से कि रेट है हमारी DA अपॉन DT। तो उस हिसाब से D होती है कंसंट्रेशन और TT होता है टाइम। तो वहाँ से हम लिख सकते हैं कि रेट होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और साथ में कंसंट्रेशन की यूनिट जो होती है वो होती है मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो वहाँ से हमने ये लिख दिया मोल पर लीटर पर सेकंड हमारी रेट की यूनिट आ चुकी है। अब क्या होता है कि रेट को हम इसके अलावा जो ये नॉर्मल होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, इसके अलावा हम रेट को लिख सकते हैं के कंसंट्रेशन की पावर n। के कंसंट्रेशन की पावर n हम इसको रेट को लिख सकते हैं। तो और ये भी रेट है और ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम भी रेट है। तो हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। इन दोनों को इक्वल रखने पर हमारा आता है k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर n टाइम। तो ये हमारी आ गई रेट। यहाँ पे ये हमारी आ गई k। तो इसको आगे सॉल्व करने पर हमें आता है कि ये k है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि k कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। तो ये हमारी यहाँ पर यूनिट आ गई है k की। इसको फर्दर हम अगर मोल्स वगैरह की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा मोल पर लीटर इनवर्स, दैट इज लीटर इनवर्स मोल पर लीटर की पावर 1 - n एंड टाइम इनवर्स। तो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगली वीडियो के शुरू करने से पहले उन सारे कमेंट्स को पढ़ के उनके जवाब हम दे देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम कुछ और टर्म्स में भी लिख सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए
तो आप डायरेक्ट उन टर्म्स में भी इसके साथ डील कर सकते हो। तो लीटर को हम लिख सकते हैं डेसीमीटर, तो वहाँ से हमने डेसीमीटर क्यूब लिख दिया और ये हो गया हमारा टाइम इनवर्स। अब क्या होता है कि आपको यहाँ से अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालना है या जीरो ऑर्डर का निकालना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एन की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। उनकी वैल्यूज़ आप पुट करते ही आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा एन का। तो हमेशा आपको ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म आपको हमेशा याद रख के चलनी है, क्योंकि इससे आप डायरेक्ट किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का रेट की जो के की जो है उसकी आप यूनिट निकाल सकते हो। इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके आगे बढ़ने पर अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है कि कोई भी एक रिएक्शन लेके चलते हैं हम, जैसे कि हम एक सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारी, मान के चलिए आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू पी। ए आपका रिएक्टेंट है, पी आपका प्रोडक्ट है। ए कन्वर्ट हो रहा है पी में, और यहाँ पर जो इसकी रेट है वो दी हुई है आपको के रेट के साथ ये हो रहा है। एंड टाइम टी इक्वल टू 0 पर ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है 0। टाइम टी इक्वल टू टी पर ये आपको दे दिया, ये हो जाता है आपका ए माइनस एक्स, और ये हो जाता है आपका एक्स। तो इसकी रेट क्या हो जाएगी? रेट होती है आपकी सीधी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट इज डी माइनस में ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी एक्स, दैट इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में डी टी, एंड इक्वल्स टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन माइनस की पावर, जो भी आपकी क्या कहते हैं उसे ऑर्डर होता है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो ये आ गया हमारा रिएक्टेंट की। तो यहाँ से हमारी ये जो रेट है ये इन 3 फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं। ये रिएक्टेंट की फॉर्म है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म है, और ये नॉर्मल रेगुलर फॉर्म है। तो अब इसको हम सबसे पहले प्रोडक्ट की टर्म्स में सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट की टर्म्स क्या रहा है, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के, क्योंकि ये पूरा हो गया 1 के इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलता है कि इसका हम डी टी को इधर ले जाएंगे, इनका बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पे हमें आता है कि डी एक्स और के डी टी, इनका इंटीग्रेशन। अब बात आती है अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लिमिट, कि लिमिट क्या लगाएंगे। अगर आपने यहाँ पर लिमिट लगाना सही सीख लिया है तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो कभी गलत नहीं होगा यहाँ पर। तो लिमिट इसकी आपको यहाँ पे देखनी है कि जैसे ये डी एक्स है, ये एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट आप देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपका अपना है वो 0 से x में जा रहा है, तो इसलिए इस पर लिमिट भी हो गई 0 से x। टाइम क्या हो रहा है, टाइम 0 से t में जा रहा है, तो इसलिए लिमिट हो गई यहाँ पे 0 से t। तो अब बात करते हैं इसके आगे कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 0 दैट इज x, एंड के टी यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आएगा के टी, तो उसको के टी माइनस 0 इक्वल टू के टी, तो यहाँ पर आ गया x इक्वल टू के टी। अब सबसे पहली बात आती है इसका कि x वर्सेस t के सामने इसका ग्राफ क्या होगा। तो ये हो गई एक, यहाँ पर हम देखें तो वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप की एक इक्वेशन हो चुकी है हमारी, जहाँ पर वाई हमारा हो गया एक्स, वाई हमारा हो गया एक्स, एक्स हमारा हो गया टी, एक्स हमारा हो गया टी। तो अब ये जो है के, ये हमारा बन चुका है स्लोप, तो ये स्लोप हमारा यहाँ से आ गया के। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आर वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ की, तो आर वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है कि जैसे कि आप सोच के चलिए कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आर इक्वल टू आपको यहाँ पर मिल रहा है के। एक तरीके से देखें तो आपको आर इक्वल टू के मिल रहा है, लेकिन ये आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन मैं इस ग्राफ को समझाने के लिए आपको ये लिख रहा हूँ, लिखना नहीं है। नॉट रिमेंबर दिस टर्म्स, आपको यही याद रखनी है, टर्म्स आपको यही याद रखनी है। तो क्या होगा कि आर में, आर की जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर, किसी की भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही, तो इसलिए ये जो ग्राफ है ये आपका कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जहाँ पर कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर हमने बात कर ली है अब प्रोडक्ट की टर्म्स में। अगर हम इसके आगे बात करें इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की टर्म्स में अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा है कि रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट की फॉर्म में रेट क्या रही थी, माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के,
क्योंकि वही के ए माइनस एक्स की पावर 0, तो वही के ही रह जाएगा। अब इसके आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसमें इंटीग्रेशन लगेगा डी ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के डी टी इंटीग्रेशन। अब फिर से यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यहाँ पर लिमिट्स क्या होंगी। तो लिमिट्स क्या होंगी, यहाँ पर ये है ए माइनस एक्स, और ये ए माइनस एक्स क्या है, रिएक्टेंट। ये हमारा एक रिएक्टेंट है, ये हमारा एक रिएक्टेंट है, ये हमारा अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रिएक्टेंट जा रहा है आपका ए से ए माइनस एक्स के लिए। तो यहाँ पर ये लिमिट आ जाएगी। टाइम कोई हमारा 0 से टी के लिए जा रहा है, तो ये हमारी यहाँ से आ गई। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करने पे आएगा हमें, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा ए माइनस एक्स माइनस का ए। आप खुद अगर सॉल्व करोगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा, माइनस ए इक्वल्स टू माइनस की के टी, सॉरी ये माइनस यहाँ पर था, ये माइनस यहाँ पर आ गया, तो ये माइनस का के टी यहाँ पर आ जाएगा। तो माइनस की के टी को आगे अगर हम लिखेंगे तो ए माइनस में ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये नेगेटिव साइन इधर की जगह इधर ले आए, तो वो सारा नेगेटिव चेंज हो चुका है। अब अगर हम मान के चले कि जो ए है आपका ए, ये आपका ए नॉट है, दैट इज इनिशियल अमाउंट है, ये आपका इनिशियल अमाउंट है, ये आपका इनिशियल अमाउंट है। और ये जो आपका ए माइनस एक्स है, ये आपका है ए, और वो है फाइनल अमाउंट। अब हम इसे आगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ए नॉट एंड ए की टर्म्स में यूज करके। तो अब यहाँ पर अपने पिछले क्वेश्चन से हम क्या लिख सकते हैं कि ए दैट इज ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी, ये हमारा यहाँ से आ चुका है। अब अगर हम इसको लिखें ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, हमने ए नॉट को इधर भेज दिया और इसको हमने इस जगह पे ले आए, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन देखने को मिलती है। अब इसको अगर हम लिखते हैं, इसको हम अगर ग्राफ बनाने के लिए लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बाई हमारा ये हो जाएगा एम एक्स की फॉर्म में, तो एम हमारा हो जाएगा ये, एक्स हमारा ये हो जाएगा टी, और सी हो जाएगा हमारा ये। तो अगर इसको हम अगर फर्दर सॉल्व इसकी अगर हम ग्राफ बनाएंगे ए वर्सेस टी का ग्राफ, अगर हम ए वर्सेस टी का हमने अगर ग्राफ बनाया यहाँ पर, तो हमें कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा कि ए और उसका स्लोप है, वो स्लोप हमारा एम इक्वल टू आ रहा है, वो आ रहा है माइनस का के, विद एक जो सी है, जो सी है वो हमारा आ रहा है ए नॉट, तो इसलिए इसका स्लोप आएगा नेगेटिव, और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा डाउनवर्ड, और इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी ए नॉट। तो ये आपको यहाँ पर ग्राफ याद रखना है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हुई, कुछ बेसिक टर्म्स। अब इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं हाफ लाइफ टाइम के लिए, हाफ लाइफ टाइम के लिए अगर हम बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम, तो हाफ लाइफ टाइम क्या आएगा कि हाफ लाइफ टाइम क्या होती है कि किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ टाइम तब होता है जब कि किसी भी कितने टाइम के बाद वो रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो 50% कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज़, मान के चलिए आपको इनिशियली 10 मोल्स दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी एक रिएक्शन जैसे कि ए कन्वर्टिंग इनटू बी दे रखी है आपको एक रिएक्शन, तो उसमें जब यहाँ पर 10 मोल है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये जब 5 मोल बचेंगे तो वो हमारा हो जाता है हाफ टाइम। जितने देर में ये हाफ हो रहा है उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम उस रिएक्शन का। तो इसके लिए हमने क्या इक्वेशन लिखी थी, ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब टी के लिए तो हम टी को हम यहाँ पर रख के चलेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए, टी इक्वल टू टी हाफ एंड ए माइनस एक्स। अब क्या हुआ है कि रिएक्शन आपकी हाफ हो चुकी है, तो ए माइनस एक्स क्या होता है आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाने के बाद, तो वो क्या बची है आपकी ए बाई टू, क्योंकि हाफ लाइफ हो चुकी है। तो ए माइनस ए बाई टू, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी है, तो ए माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू के टी 1/2। अब इसको टी 1/2 को अगर आप सॉल्व करोगे आगे तो आ जाएगा अपना ए अपॉन 2 के, ये आपका यहाँ से आ जाएगा।
अब कैसे आएगा कि एम एस एम बाई टू को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका ए बाई टू, और फिर उधर उस यहाँ से वो टू नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो टी हाफ है आपका, ये प्रोपोर्शनल होता है ए के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ होता है ए के प्रोपोर्शनल। अब आगे बात करते हैं हम, या फिर हम यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राफ हम यहाँ पर एक डिस्कस करेंगे, होगा टी हाफ का वर्सेस जो ए इनिशियल जो हमारी अमाउंट है वो है, उसके अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमारा क्या आ रहा है, डायरेक्ट ए के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर ये लग जाएगा। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं और हम लिखते हैं क्वार्टर लाइफ टाइम। क्वार्टर लाइफ टाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो क्वार्टर लाइफ टाइम होता है हमारा कि जब कोई भी रिएक्शन का 1/4 जो पार्ट है वो बचा है, या फिर 1/4 हो चुका, नहीं 1/4 बचा है। तो हाफ लाइफ सॉरी क्वार्टर लाइफ टाइम वो टाइम होता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1/4 बची हो। तो यहाँ पर हम जैसे कि वो इक्वेशन आपको दी हुई थी ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। इसको टी हमारा हो जाएगा टी क्वार्टर, और ए माइनस एक्स हो जाएगा हमारा ए बाई फोर्थ। उसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए माइनस ए बाई फोर्थ दैट इज इक्वल्स टू के टी क्यू, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं 3a/4 इक्वल्स टू के टी क्यू। तो यहाँ से टी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3a/4 के एन। अगर इसको हम टी हाफ की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आप हम लिख सकते हैं कि 3/2 मल्टीप्लाइड बाई a/2 के। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 3/2 टी हाफ, ये हम लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसको आगे हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपसे डायरेक्ट, या तो क्वार्टर लाइफ टाइम पूछेगा या वैसे पूछेगा। आप किसी भी रिएक्शन के लिए आता है कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या होता है, जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो दैट इज कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइप के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको रिएक्शन ऑलरेडी, वो इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता ही है, ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। टी इक्वल टू टी कंप्लीशन के लिए हो गया टी सी, एंड ए माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी जी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो चुकी है 0। तो के टी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए। तो टी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी ए बाई के, ये आ गई हमारी। और अगर हम इसको सही से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a/2 के, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 टी हाफ। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कंप्लीशन टाइम होता है वो डबल होता है किसका, हाफ लाइफ का डबल होता है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जीरो ऑर्डर खत्म होता है। अब हम मूव होते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, मान के चलिए आपको कोई, और हाँ यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पर n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 के लिए डील करेंगे। मतलब को रिएक्शन का ऑर्डर 2, 3 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। 1 के लिए हम सेपरेट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल हम nth ऑर्डर की बात करेंगे। तो आपके पास कोई एक रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू पी के, टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू टी ए 0 ए माइनस एक्स। आई होप मुझे यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इस चीज़ को रिपीट बहुत पहले बता चुका हूँ। सो माइनस का डी अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के
ए माइनस एक्स की पावर एन इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये भी हम लेक्चर की स्टार्टिंग पढ़ चुके हैं, तो ये आपको याद रखने होंगी चीज़ें, हर चीज़ बताने की नहीं होती। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन इक्वल टू इंटीग्रेशन के टी 0 से टी और यहाँ पर 0 से एक्स। इसको हमने फर्दर सॉल्व कर लिया है, तो वहाँ से हमें ये देखने को मिला है, हमने क्या किया है कि डी एक्स जो है, मतलब प्रोडक्ट की टर्म्स में हम अगर से सॉल्व करेंगे तो डी एक्स है जो वो नीचे चला जाएगा, डी टी है वो ऊपर चला जाएगा। डी एक्स की टर्म में बात करें तो जो ये है वो 0 से एक्स लगेगी, और के टी की बारे में बात करें तो टाइम की हमेशा लिमिट 0 से टी ही लगती है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर हम एक एक चीज़ की समझाने बैठे तो बहुत तो लेंथी लेक्चर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा, सॉरी ये नेगेटिव साइन आई अगेन फॉरगॉट। सो यहाँ इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आएगा नेगेटिव ए माइनस एक्स की पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन में माइनस एन प्लस 1 0 से एक्स इक्वल टू के टी। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसको इसमें से एन माइनस 1 को बाहर ले लेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब कि नेगेटिव को रिजॉल्व करेंगे तो एन माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 0 से एक्स। ये हो गया हमारा के टी के इक्वल। सो 1 अपॉन एन माइनस 1 sorry 1 minus n that is equals to 1 upon a minus x n minus 1 minus a upon n minus 1 इक्वल्स टू के टी। आई थिंक आपने अगर डिफ्रेंशिएशन वगैरह पढ़े होंगे तो आपको ये आ ही जाना चाहिए कि इसको हमने जो ओपन किया तो ये ऐसे आ गया, लिमिट 0 से x लगी थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ से जब नेगेटिव को रिजॉल्व किया तो नेगेटिव को रिजॉल्व करते ही पावर है वो उल्टी हो गई, सॉरी ये जो नेगेटिव है ये बाहर आती, नेगेटिव से नेगेटिव ये उल्टा हो गया, और जो पावर है वो नीचे आने की वजह से उल्टी हो चुकी है। उसके बाद हमने जब जैसे ही इसमें लिमिट रखी तो x की वैल्यू x रखने पे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारी यहाँ तक लिमिट हो चुकी है। इसको अगर हम फर्दर के टी की टर्म्स में सॉल्व कर दे, एक फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा के टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एन माइनस 1 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको हमेशा याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सेकंड ऑर्डर, सेकंड एज वेल एज एंड थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन आप सॉल्व इजीली कर लोगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट वो ड्राइव होते हैं। अब इसके बाद अगर हम हाफ लाइफ टाइम की बात करें, आप ये वाली चीज़ आगे लेक्चर में याद रख के चलिएगा, क्योंकि आगे लेक्चर में डायरेक्ट इन फॉर्मूला का यूज़ किया जाएगा। हाफ लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू हो जाएगा टी हाफ एंड ए माइनस एक्स हो जाएगा हमारा ए बाई 2। इनकी वैल्यू स्पोर्ट करने पर के टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन एन माइनस 1 2 अपॉन ए एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस 1। ये यहाँ पे कैसे आया, हमने यहाँ पर वैल्यू ए अपॉन 2 रख दी, ए बाई 2 रख दी एक्स की वैल्यू, तो ए बाई 2 ए माइनस ए बाई 2 हो गया, ए बाई 2 बचा। ए बाई 2 को जब हम वो करेंगे तो वो हो जाएगा 2 अपॉन ए। उसके बाद टी हाफ अगर हम देखेंगे तो टी हाफ हमारा आ जाएगा 2 की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 के एन माइनस 1 ए की पावर एन माइनस 1। यहाँ से हमें ये सॉल्व करके ये मिल चुका है। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो ये हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये हो गया हमारा 1 अपॉन एन की पावर माइनस 1 के, ये हमारा प्रोपोर्शनल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर भी अगर हम क्वार्टर लाइफ टाइम की बात करते हैं, क्वार्टर लाइफ, यहाँ पर भी अगर हम क्वार्टर लाइफ टाइम की बात करें तो क्वार्टर लाइफ टाइम में आएगा हमारा टी इज इक्वल टू टी क्यूब एंड ए माइनस एक्स आ जाएगा हमारा ए बाई 4, ए माइनस एक्स आ जाएगा हमारा ए बाई 4
एंड तो उस फॉर्मूले से क्या जाएगा, के टी क्यू इक्वल्स टू 1/n-1 ए माइनस एक्स की वैल्यू डायरेक्ट a/4 रखेंगे तो वो हो जाएगा 4/n-1 -1/e⁻n-1। ये यहाँ पर आ चुका है। टी क्यू की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो टी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4/n-1 -1/k(n-1 e⁻n-1। सो टी क्यू हमारा हो चुका है प्रोपोर्शनल टू e⁻n-1। सो दोनों के टी हाफ एंड टी क्यू दोनों हमारे जो प्रोपोर्शनल है वो आए हैं क्या कहते हैं (1/n के। और अगर हम यहाँ से टी क्यू अपॉन टी हाफ का रिलेशन निकाले, टी क्यू अपॉन टी हाफ का रिलेशन अगर हम निकाले तो आ जाएगा हमारा 4n-1 -1/2n-1 -1, क्योंकि आप यहाँ से देखोगे कि अगर आप एक फ्रेम में दोनों नहीं आ रहे, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे वाली जो टर्म है, नीचे वाली टर्म है वो दोनों में कॉमन है, तो नीचे वाली टर्म्स कट जाएंगी और जो ऊपर है वो वाली टर्म्स ऊपर आ जाएगी और नीचे वाले की नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो अब हमने यहाँ तक देख लिया है। तो अब जैसे कि आपके दिमाग में काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आ रहे होंगे लाइक कि हमने ये सब इतना nth ऑर्डर के बारे में क्यों पढ़ा है। तो nth ऑर्डर का जो यूज है वो आपको अब देखने को मिलेगा, जैसे ही अब हम आगे मूव करेंगे। सो अगर हम अब स्टार्ट करते हैं काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं कि जो के की वैल्यू होती है nth ऑर्डर के लिए वो होती है k(n-1) 1/a-x(n-1 -a)(n-1). सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ढंग से देखनी है, क्योंकि आपके लिए होमवर्क है कि आपको खुद को जो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है उसके लिए आपको सारे फार्मूलेज खुद सेल्फ ड्राइव करने हैं। और ये आप मान के चलिए कि आपको ये करने ही करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको हो सकता है कि एग्जाम में फेस करनी पड़ सके प्रॉब्लम। तो टी हाफ हमने जो निकाला था वो हमारा आया था 2n⁻1/1 k(n-1 e⁻n-1। और टी क्वार्टर जो हमारा हमने सॉल्व किया वो आया था कि 4n-1 -1 k(n-1 e⁻n-1 या यही। तो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि केवल और केवल हमें इसमें n की वैल्यू है वो 2 रखनी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले kt से स्टार्ट करते हैं। kt में अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2 -1 अपॉन में 1/a-x 2 -1 -1/a⁻2 -1। ये हमारी वैल्यूज आ चुकी है। आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, केवल और केवल हमने जो n की वैल्यू है वो 2 रख दी है। सो kt की अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 -1 1 एंड 1, तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 1/1 1/a-x -a, ये हमारा। और टी हाफ की अगर हम बात करें तो टी हाफ में भी सेम हम 2⁻2 -1 -1/k2 -1 a2 -1, तो यह हमारा जाएगा 2 -1/ka = 1/ka। टी क्वार्टर की बात करते हैं तो टी क्वार्टर आ जाएगा हमारा 4 2 -1 -1/k 2 -1 a⁻2 -1 दैट इज इक्वल्स टू 3/ka। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस अगेन। सो यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमारी आ चुकी है। अब ये वैल्यूज़ आपने डायरेक्ट कहाँ से निकाली है, nth ऑर्डर के फार्मूले से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि nth जो ऑर्डर का जो फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, से आप याद रख के चलिएगा, क्योंकि nth आपको फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए स्पेशल फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर कुछ ग्राफ्स की बात करते हैं तो ये रहे हमारे ग्राफ। टी हाफ इक्वल्स टू 1/1/a स्लोप इक्वल्स टू 1/k। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसे बना दिया, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि ये बाई हो गया
ये एम एक्स हो गया, तो 1/a x है, तो जो हमारा स्लोप है वो 1/k डायरेक्ट ऐसे हो चुका है, तो डायरेक्ट वहाँ से ये फॉर्मूला आ चुका है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्राफ है वो है ये वाला टी हाफ वर्सेस ए का, क्योंकि टी हाफ वर्सेस ए जो है वो हमारी बन चुकी है एक पैराबोला की इक्वेशन। तो पैराबोला की इक्वेशन की वजह से इसका ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। तो ये जो टी हाफ वर्सेस ए का ग्राफ है ये आपको थोड़ा याद रख के चलना है, यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड आई डोंट वांट ऑल ऑफ यू टू कंफ्यूज है, तो इसलिए मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया। सो अगेन एक कुछ और ग्राफ्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक अब अगर टी क्यू, जो टी क्यू हम पढ़ चुके हैं, टी क्यू ओपन 1/a के बारे में ग्राफ वगैरह करेंगे तो अगेन सेम ग्राफ आ जाएगा, स्लोप आएगा इसका, वो आएगा 3/k। अगर हम यहाँ पर ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं तो कुछ एक ग्राफ्स में केवल बना के छोड़ रहा हूँ, आपको या तो कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये कैसे आए या फिर आप खुद सॉल्व कीजिए। ये वाला ग्राफ मैं केवल बना के छोड़ रहा हूँ और आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको ये आता है नहीं आता। अगर आपको नहीं आता है तो क्या आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बता सकते हैं, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे अगली क्लास में अगर हमें कमेंट्स मिलते हैं कि ये समझ में नहीं आया। अब मैं ये आपके ऊपर क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एग्जाम का क्वेश्चन है टिफर का। टिफर में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये ग्राफ कैसे, इनका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसलिए ये ग्राफ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आई होप आप बाकी सारे कर ही लोगे। बाकी एक ग्राफ ये है हमारा R इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, और ये वाला ग्राफ बनता है ऐसा। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि इसकी जो इक्वेशन है वो होती है k(a²), और ये वाली इक्वेशन से आपको ये ग्राफ निकालना है। तो आपको ये दोनों ग्राफ निकालने हैं, ये आपके एक तरीके से होमवर्क है, और अगर आपसे नहीं होते हैं तो डोंट वरी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने से पहले ज़रूर देंगे।